नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। IIT दिल्ली जॉब्स अपडेट। युवाओं के लिए 89 पदों पर निकली भर्ती। हरियाणा के 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। बढ़े हुए बिजली बिलों को देखकर उपभोक्ताओं के छूटे पसीने। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज। इग्नू ने 10 मार्च तक बढ़ाई दाखिलों की तारीख। सरपंचों पर लाठीचार्ज से भड़की कांग्रेस। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में की चीन की तारीफ। कहा चीन शांति पसंद देश, वहां की सरकार कारपोरेशन की तरह काम करती है। हरियाणा सरकार की OPS कमेटी की पहली मीटिंग। हिसार में OPS को लेकर कर्मचारियों की गेट मीटिंग 5 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में दहाड़ेंगे। हरियाणा में 13 मार्च से शुरू होगी कक्षा 4 से लेकर 8वीं की वार्षिक परीक्षा। 10वीं पास युवाओं के लिए असम राइफल्स में निकली वैकेंसी। और भारत को इंदौर टेस्ट में मिली करारी हार। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत सीरीज में 2-1 से आगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की यह सीरीज ड्रा रहेगी या फिर भारत जीत हासिल करेगा, इसका फैसला अहमदाबाद में 9 से 13 मार्च के बीच होने वाले चौथे टेस्ट से होगा। और अब खबरें विस्तार से। मौसम अपडेट। हरियाणा में मौसम रहेगा फिर परिवर्तनशील, बारिश की बनी संभावना। हरियाणा, NCR, दिल्ली में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और संपूर्ण इलाके में धीरे धीरे गर्मी अपने पैर पसारने लगी है और तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। जब कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो तापमान में बढ़ोतरी और इलाके से आगे निकलने पर तापमान में फिर से गिरावट दर्ज होती है। इस दौरान हवाओं की दिशा और गति में भी बदलाव हो जाता है। मौसम प्रणाली का प्रभाव राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर 4 से 7 मार्च के दौरान देखने को मिलेगा। इस दौरान हल्की से लेकर मध्यम बारिश और तेज गति से हवाएं चलने और 1 से 2 स्थानों पर गरज और चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। जबकि हरियाणा के केवल दक्षिणी हिस्सों में ही इस मौसम प्रणाली का आंशिक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हरियाणा, NCR, दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर 4 से 7 मार्च के दौरान आंशिक बादलवाही और सीमित स्थानों पर तेज गति से हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी या फिर बारिश की संभावना बन रही है। IIT दिल्ली जॉब्स अपडेट। युवाओं के लिए 89 पदों पर निकली भर्ती। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें। वहीं जनरल OBC व EWS ग्रुप A के लिए 500 रुपए फीस तय की गई है। वहीं जनरल OBC व EWS ग्रुप B व C के लिए 200 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं SC, ST, PWD और महिला कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस निर्धारित है। न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें। इस भर्ती के जरिए 89 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देखें। हरियाणा के 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। बिल के साथ जमा करानी होगी इतनी राशि। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली निगम ने बड़ा झटका दिया है। बिजली निगम के नए आदेशानुसार उपभोक्ताओं को अपने 2 बिलों यानी 4 महीने के बराबर अग्रिम राशि ऊर्जा शुल्क यानी ACD के रूप में जमा करवानी होगी। निगमों द्वारा नए बिलों में इस राशि को जोड़कर भेजा जा रहा है। इस फैसले से करीब 76 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे। बता दें कि उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने साल 2019 में यह फैसला लिया था। इससे पहले ACD के रूप में एक बिल के बराबर की राशि जमा कराई जाती थी, लेकिन साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते यह फैसला लागू नहीं हो पाया था। अब परिस्थितियां सामान्य होने पर निगमों ने 3 साल पहले के लिए गए इस फैसले को लागू कर दिया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 6 किस्तों में राशि देनी होगी, जबकि कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को यह राशि 3 किस्तों के रूप में जमा करवानी होगी। 2 महीनों के बिल के बराबर की राशि की किस्त बनाकर संबंधित उपभोक्ताओं के बिलों में जोड़कर भेजी जा रही है। ऐसे में बढ़े हुए बिलों को देखकर उपभोक्ताओं के पसीने छूटे हुए हैं। निगम ने फैसला लिया है कि अगर कोई समय पर बिजली बिल जमा नहीं करवाता है तो निगम के पास पहले से ही उसके 2 बिलों की राशि जमा होगी और उससे बिल काट लिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं के पूरे साल के बिजली बिल का आकलन किया गया है और बाद में उसके 2 महीने के बिल का औसत निकाला गया है। इसी औसत राशि के आधार पर ACD निकाला गया है और वही उपभोक्ताओं को भेजी गई है।
सरपंचों पर लाठीचार्ज से भड़की कांग्रेस, पूर्व सीएम हुड्डा राज्यपाल से मिलेंगे, आम आदमी पार्टी खट्टर सरकार का फूकेगी पुतला। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर विरोध कर रहे सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सियासी दल भी उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी यानी आप राज्य भर में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार का पुतला फूकेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी ग्रामीण प्रतिनिधियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसकी निंदा करते हुए हरियाणा के राज्यपाल से मिलने का 6 मार्च का समय मांगा है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश की हर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का पुतला फूका जाएगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने बताया कि गांव की सरकार के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरपंचों पर लाठीचार्ज करना गांव की जनता का अपमान है। अनुराग ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चाहते तो यह टकराव टाला जा सकता था। हरियाणा सरकार की ओपीएस कमेटी की पहली मीटिंग, कर्मचारियों ने दिए सुझाव, बोले हर हाल में लागू चाहिए। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ पहली मीटिंग खत्म हो गई है। सरकार की तरफ से गठित 3 अधिकारियों की कमेटी के सामने कर्मचारियों ने सुझाव रखे। मीटिंग के बाद कर्मचारियों ने कहा कि राज्य में हर हाल में ओपीएस लागू होनी चाहिए। संभावना यह भी है कि ओपीएस को लेकर कर्मचारियों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए अगले हफ्ते फिर से मीटिंग बुलाई जा सकती है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने मीटिंग के बाद बताया कि ओपीएस लागू किया जाना चाहिए। ये हमने स्पष्ट कर दिया है। एनपीएस कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को कर्मचारियों का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है। इसमें आंदोलन के आगे की रणनीति तय की जाएगी। राजस्थान के नागौर जिले में लोक देवता तेजाजी मंदिर निर्माण में दी गई चांदी की ईंट पर विवाद हो गया है। यह ईंट जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने दी थी। निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से टूटकर यह ईंट टूटी तो नकली निकली। हालांकि चौटाला परिवार का मानना है कि ईंट की अदला बदली हुई है। इसके बावजूद किसी भी तरह का विवाद न हो, उन्होंने अपने प्रतिनिधि जींद के युवा अध्यक्ष बिट्टू नैन को भेजकर यह ईंट वापस मंगवा ली। इसके बदले वह अब 11 लाख रुपए कैश देंगे ताकि मंदिर कमेटी अपने स्तर पर खरीद कर लगवा ले। ईंट की भी जाँच कराई जाएगी। 10 जून 2022 को अजय चौटाला राजस्थान के नागौर गए थे। उस वक्त मंदिर का निर्माण चल रहा था। उन्होंने मंदिर को 17 किलो की चांदी की ईंट भेंट की, जिसे नींव में रखवाया गया था। 10 दिन पहले यहाँ पर निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से ईंट टूटी। तब पता चला कि इसमें बाहर से सिर्फ चांदी की परत लगाई हुई है, अंदर शीशा और जस्ता है। इस मामले में चौटाला परिवार का कहना है कि वह अब तक मंदिर को 6 करोड़ की सहयोग राशि दे चुके हैं। ऐसे में नकली ईंट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह ईंट ऐसे कैसे नकली निकली, इसकी जाँच कराई जाएगी। इस मामले में मंदिर कमेटी भी चौटाला परिवार के पक्ष में आई है। फिलहाल मंदिर को अब ईंट की कीमत के बराबर कैश दिया जा रहा है। लोक देवता तेजा सिंह जाट समाज का देवता है। इस वजह से चौटाला परिवार की भी इसमें आस्था है। चौटाला परिवार लंबे अरसे से इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। खट्टर सरकार में एक और जेजेपी नेता की एंट्री, कुलदीप मुल्तानी बने हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन, जसपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। हरियाणा सरकार में एक और जेजेपी नेता की एंट्री हो गई है। जसपा के कोटे से कुलदीप मुल्तानी को हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह अभी जेजेपी में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देख रहे हैं। मुल्तानी कुरुक्षेत्र जिले से है और अभी वह जसपा की सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने का काम देख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कुरुक्षेत्र जिले में सदस्यता अभियान के तहत 1000 नए सदस्यों को जोड़ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की गुड बुक में शामिल हो गए हैं। मुल्तानी ने कहा कि किसानों और छोटे उद्यमियों के कल्याण के लिए वे काम करेंगे। राम रहीम फिर पहुंचा सलाखों के पीछे, हनीप्रीत साथ आई जेल तक छोड़ने। राम रहीम की पैरोल खत्म होने के बाद एक बार फिर से वह सलाखों के पीछे पहुंच गया है। हरियाणा के रोहतक में दुष्कर्म एवं हत्या की सजा काट रहा राम रहीम पैरोल पर चल रहा था। शुक्रवार को पैरोल खत्म होने पर फिर से सुनारिया जेल पहुंच गया। हनीप्रीत भी उसको जेल तक छोड़ने आई। हरियाणा और बागपत पुलिस भारी सुरक्षा के साथ उन्हें बागपत के बरनावा आश्रम से लेकर रवाना हुई। शुक्रवार शाम 4:52 पर रोहतक पुलिस राम रहीम को लेकर जेल पहुंची। हनीप्रीत के अलावा सीधी अरोड़ा, हर्ष अरोड़ा, प्रीतम व चरणजीत सिंह भी साथ थे। राम रहीम ने 40 दिन की पैरोल बागपत स्थित आश्रम में काटी है। डीएसपी विवेक कुंडू के नेतृत्व में पुलिस उसको जेल लेकर पहुंची। जेल से बाहर की आखिरी रात राम रहीम ने पीएम नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की खुलकर प्रशंसा की। राम रहीम ने गोद ली हुई 21 बेटियों से चर्चा की। इस दौरान हनीप्रीत भी मौजूद थी। डेरा प्रमुख साध्वी यौन शोषण, रणजीत हत्याकांड, छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हरियाणा सरकार उसके हार्डकोर क्रिमिनल न होने का शपथ पत्र भी कोर्ट में दे चुकी है। हरियाणा के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब सेक्टरों की देखरेख एक ही एजेंसी करेगी। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने के अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। अभी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम यानी HSIIDC दोनों एजेंसियां सेक्टरों की देखरेख का जिम्मा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बड़ा
फैसला किया है। हिसार में ओपीएस को लेकर कर्मचारियों की गेट मीटिंग। 14 मार्च को संसद कूच, 5 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में दहाड़ेंगे। हरियाणा के हिसार में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित कर्मी यूनियनों से जुड़े हुए कर्मियों ने अपने अपने विभागों में गेट मीटिंग करके पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बहाल करने की मांग की और प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 14 मार्च को संसद कूच करेंगे। 5 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारी जुटेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया गया कि नई पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग को लेकर जिले में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की है। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। वहीं सरकारी विभागों को सरकार बेचने में लगी हुई है। इसके विरोध में भी सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले 5 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारी इकट्ठा होंगे। साल 2023 कर्मचारियों के लिए संघर्ष वाला रहेगा। आपको यहाँ पर बता दें कि कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, समान काम समान वेतन, केंद्र एवं राज्यों में रिक्त पड़े करीब 60 लाख पदों को भर्ती हो, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद हो, 18 महीने के बकाये डीए का भुगतान हो व मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग मुख्य मांगे हैं। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज। वार्डबंदी को लेकर कमेटी का गठन। साइबर सिटी गुरुग्राम और मानेसर में नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने वार्डबंदी को लेकर गठित की गई कमेटी में बदलाव करते हुए इसका दोबारा से गठन किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिर या फिर मई महीने की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं। गुरुग्राम में 35 की जगह 40 और मानेसर में 20 वार्ड बनाए गए हैं। वार्डबंदी की रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी। वार्डों को लेकर दावे और आपत्ति लिए जाएंगे। इसके बाद वार्डबंदी पर अंतिम मोहर लगेगी। बता दें कि मानेसर नगर निगम में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में भी वार्डबंदी को लेकर प्रतिनिधियों सहित नागरिक आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि कई पुराने वार्डों के क्षेत्रों का बंटवारा 2 से 3 नए वार्डों में कर दिया गया है। साथ ही वार्डबंदी को लेकर दोबारा से गठित की गई नई एडहॉक कमेटी की बैठक 9 मार्च को होगी। हरियाणा में 13 मार्च से शुरू होगी कक्षा 4 से 8वीं की वार्षिक परीक्षा। 24 मार्च तक चलेगी परीक्षाएं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक जरूरी खबर है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण यानी NCERT ने हरियाणा बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 4 से 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू हो रही है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल मुखियाओं को पत्र लिखकर सूचना भेज दी गई है। NCERT के एक अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों को इन कक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र हमारी तरफ से भेजे जाएंगे। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का रहेगा। सभी स्कूलों को प्रश्न पत्र परीक्षा से एक दिन पहले मिलेंगे। इन परीक्षाओं के सफल आयोजन की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्कूल मुखियाओं की रहेगी और उन्हें इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डेट शीट के अनुसार 13 मार्च से शुरू होकर परीक्षाएं 24 मार्च तक चलेंगी। 10वीं पास युवाओं के लिए असम राइफल्स में वैकेंसी। 19 मार्च तक कर सकेंगे अप्लाई। देश भर में मिलेगी पोस्टिंग। देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। असम राइफल्स में 616 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट asamrifles.gov.in पर जाकर 19 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें राजस्थान समेत देश भर में पोस्टिंग दी जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। किसान न्यूज अपडेट। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेला 10 मार्च से होगा शुरू। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 10 से 12 मार्च तक हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष मेले का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा के साथ मिलकर किया जाएगा और इस मेले का विषय प्राकृतिक खेती होगा। प्राकृतिक खेती आज समय की मांग है। पर्यावरण सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर कृषि पद्धति है। इससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है और किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। मेले में आगंतुक किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा प्राकृतिक खेती के बारे में सभी जानकारी दी जाएंगी। मेले में किसानों के अलावा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें व यंत्र निर्माता कंपनियां भी भाग लेंगी। इस मौके पर किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों, यंत्रों एवं उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त किसानों को इन मशीनों की कीमत तथा इनके निर्माताओं की भी जानकारी मिल पाएगी। मेले में पहुँचने वाले किसानों को लकी ड्रा के तहत कृषि उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। यह मेला विश्वविद्यालय के कृषि मेला ग्राउंड के सामने लगाया जाएगा। मेले में किसानों को विश्वविद्यालय की तरफ से सिफारिश की गई खरीफ फसलों के उन्नत बीज तथा बायो फर्टिलाइजर के अतिरिक्त कृषि साहित्य उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए मेला स्थल पर विभिन्न सरकारी बीज एजेंसियों के सहयोग से बिक्री काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे।
अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी। एंटरप्राइजेज का शेयर 16% से ज्यादा चढ़ा। सेंसेक्स 900 अंक चढ़कर 59,808 के स्तर पर बंद। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 900 अंक बढ़कर 59,808 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 272 अंक की तेजी रही। ये 17,594 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी दिखाई दी तो वहीं सिर्फ 5 शेयरों में गिरावट रही। मार्केट में इसी तेजी के बीच अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर सबसे ज्यादा यानी 16.60% चढ़ा। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, आईटीसी और रिलायंस समेत निफ्टी 50 के 42 शेयरों में तेजी देखने को मिली तो वहीं टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, शिपला, डिविस लैब, नेस्ले इंडिया, ग्रासिम और एशियन पेंट्स में गिरावट देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 56,103 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 64,139 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। डॉलर रुपया के मुकाबले 63 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 81 रुपए 97 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। अगर आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल CWB हेडलाइंस पर अवश्य विजिट करें। चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।